नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फार्मेसी किंगडम। आज हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का यूनिट पहला, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन बॉडी। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे डेफिनीशन एंड स्कोप ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। दूसरा टॉपिक होगा लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम। तीसरा टॉपिक है बेसिक लाइफ प्रोसेस एंड होम्योस्टेसिस। फिर होगा नेक्स्ट हमारा बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एनाटॉमी क्या होता है। एनाटॉमी बेसिकली वो होता है कि जिसमें स्टडी स्ट्रक्चर के किसी भी ऑर्गन के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, ठीक है। फिजियोलॉजी वो होता है कि मान लीजिएगा किसी ऑर्गन का एनाटॉमी में हम ऑर्गन का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में उसी ऑर्गन का मैकेनिज्म पढ़ते हैं कि कैसे वो काम करता है। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, एनाटॉमी में किस चीज़ पे फोकस करते हैं, फोकस स्ट्रक्चर एंड फॉर्म, यानी कि उसके स्ट्रक्चर और फॉर्म पे फोकस करते हैं। फिजियोलॉजी में हम उस पर फंक्शन और मैकेनिज्म पर फोकस करते हैं। अगर आप खुद से पूछेंगे क्वेश्चन तो ये खुद ही जवाब देगा, जैसे कि व्हाट इज़ इट, मतलब कि क्या है ये और कहाँ पर है। तो ये हमारा फोकस करता है एनाटॉमी। दूसरा है, अगर फिजियोलॉजी पे हम क्वेश्चन कर रहे हैं कि हाउ डज इट वर्क, कि कैसे काम करता है, तो हमें फिजियोलॉजी का टर्म या फिजियोलॉजी ही पता चलेगा, जैसे कि फंक्शन पता चलेगा, मैकेनिज्म पता चलेगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम देख ले रहे हैं स्टडिंग द 4 चैम्बर ऑफ द हार्ट, ये आपका हो जाएगा एनाटॉमी। फिर दूसरा है फिजियोलॉजी, स्टडी हाउ द हार्ट इज पंप ब्लड, कि जो हार्ट हमारा है वो कैसे ब्लड को पंप करता है, ये हमारा मैकेनिज्म हो गया, यानी कि फिजियोलॉजी हो गया। स्कोप इसके क्या है, स्कोप इसका बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर हम फार्माकोडायनेमिक पढ़ रहे हैं कि ड्रग का एक्शन कैसे होता है, या फिर फार्माकोकाइनेटिक पढ़ रहे हैं कि ड्रग का मूवमेंट कैसे हो रहा है, इन सभी में इसका स्कोप होता है। अगर एनाटॉमी आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो इन सब में आप लोगों को दिक्कत होगी कि ड्रग का मूवमेंट कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, या ड्रग एक्शन कैसे दे रहा है, जो होता है हमारा फार्माकोडायनेमिक। ये सब आपको 4th सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा। अगर आपका बेसिक कंप्लीट रहेगा, ये तैयार रहेगा, तो आप लोग को कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग देखते हैं लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, की हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका बेसिक लाइफ है जो किस किस चीज़ से मिलकर बना, वो लेवल क्या है। तो सबसे पहला जो है केमिकल लेवल पर, यानी कि जो एटम्स के लेवल पर है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फास्फोरस, ये सभी मिलकर सेल बनाते हैं। सेल को हम बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं, यानी कि सेल जो हमारा है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। अगर कई सारे सेल मिलकर एक जैसा ही काम करेंगे तो उसको बोलते हैं टिश्यू, यानी कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। और कई सारे टिश्यू एक जैसा काम करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्गन, या उसको बोलते हैं आर्गन लेवल पर वो काम कर रहा है। और कई सारे आर्गन अगर एक जैसा काम करेंगे तो उसको बोलते हैं आर्गन सिस्टम या सिस्टम लेवल। और कई सारे आर्गन मिलकर एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, ठीक है। अगर कई सारे ह्यूमन मिल जाते हैं तो उसको बोलते हैं पॉपुलेशन, लेकिन ये आपको नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा कि हमारे शरीर में कितने आर्गन पाए जाते हैं, कितने बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं। हमारे शरीर में 11 बॉडी सिस्टम्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम, जिसमें मेजर कंपोनेंट आ जाते हैं स्किन, हेयर, स्वेट ग्लैंड और नेल्स आ जाते हैं, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है प्रोटेक्ट बॉडी, रेगुलेट टेम्परेचर, एलिमिनेट सब वेस्ट, हेल्प टू मेक विटामिन डी। दूसरा हमारा है स्केलेटल सिस्टम, इसमें जो मेजर कंपोनेंट होता है बोन्स होते हैं, जॉइंट एंड एसोसिएटेड कार्टिलेज। इसका प्राइमरी फंक्शन होता है सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट द बॉडी, प्रोवाइड सरफेस एरिया फॉर मसल अटैचमेंट, ह्यूमन सेल्स दैट प्रोड्यूस ब्लड सेल्स, ठीक है। तीसरा है मस्कुलर सिस्टम, जो कि बना होता है, उसका मेजर कंपोनेंट होता है स्केलेटन, मसल टिश्यू और मसल अटैच टू द बोन, यानी कि सारे मसल जो बोन से अटैच्ड होते हैं। इसका काम होता है प्राइमरी फंक्शन मूवमेंट में काम करता है, ये पोस्चर मेंटेन में काम आता है, फिर बॉडी से हीट प्रोड्यूस करने में भी काम आता है। चौथा हमारा नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में आ जाते हैं ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, नर्व्स एंड स्पेशल सेंस ऑर्गन, जैसे कि आँख हो गया, स्किन हो गया, ये सभी हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं जहाँ से हम किसी चीज़ को सेंस कर पाते हैं, ठीक है। तीसरा है नेक्स्ट एंडोक्राइन सिस्टम, इसमें मेजर कंपोनेंट होते हैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जो ऐसा कोई ऑर्गन जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जैसे कि पिट्यूटरी हो गया, थायराइड हो गया, पेनक्रियाज हो गया, जो कि हमारे बॉडी में कई सारे एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम कई सारे ऑर्गन से मिलकर बना होता है, जैसे कि हार्ट,
ब्लड वेसल्स एंड ब्लड, ये सभी होते हैं हमारे आर्गन। और कई सारे जब आर्गन मिलते हैं तो उनको बोलते हैं आर्गन सिस्टम। तो ये सभी आर्गन है, इन सभी से मिलकर अपना हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, जिसका प्राइमरी फंक्शन होता है ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजन को ले जाना और फिर कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ले जाना। फिर न्यूट्रिएंट्स का भी सप्लाई यही हमारा ब्लड ही करता है, या ब्लड के थ्रू ही हम करते हैं। अगर मान लीजिए अगर कोई वेस्ट प्रोडक्ट है तो भी हमारा ब्लड इसमें काम करता है। ब्लड जो हमारा है उसको बाहर एक्सट्रैक्ट आउट करने में मदद करता है, या उसको ले जाने में, ले आने में काम करता है, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा लिम्फेटिक या इम्यून सिस्टम। इसमें जो मेजर कंपोनेंट है लिम्फेटिक फ्लूइड है, वेसल्स है, स्प्लीन है, थाइमस है, लिम्फ है, नोड है और टॉन्सिल्स है। ये जो हमारा काम करता है, जो लिम्फेटिक वाला होता है, ज़्यादातर इम्यून सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज काजिंग माइक्रोब्स, यानी कि जितने भी डिजीज काजिंग एजेंट होते हैं उसके लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, ये हमारा लिम्फेटिक सिस्टम होता है, इसीलिए उसको हम इम्यून सिस्टम भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम। रिस्पायरेटरी सिस्टम में आ जाते हैं लंग्स, फायरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड ब्रोंकियल ट्यूब्स। रेस्पायरेटरी सिस्टम का काम ये होता है कि हमारे शरीर को रेस्पायरेशन में काम करना। रेस्पायरेशन में दो टर्म होते हैं, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन का मतलब होता है कि ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर ले जाना, एक्सपायरेशन में हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। इंस्पायरेशन से इन से आप समझिए कि इन मतलब अंदर हो रहा है, एक्सक्रीशन का मतलब या एक्सपायरेशन मतलब कि बाहर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो ऑर्गन आते हैं इसमें आ जाता है माउथ, आ जाता है ईसोफेगस, आ जाता है स्टमक, आ जाता है इंटेस्टाइन, आ जाता है लिवर, आ जाता है गाल ब्लैडर होता है, पैनक्रियाज होता है। इसका जो मेन काम होता है वो जो हमारा फूड है, जो कॉम्प्लेक्स मटेरियल में उसको छोटे छोटे मटेरियल में, यानी कि एब्जॉर्ब होने लायक मटेरियल में वो बनाता है डाइजेस्टिव सिस्टम। इसी के थ्रू हमारा जो न्यूट्रिएंट्स होता है वही सब एब्जॉर्ब होते हैं, या फिर जो हमारे फूड हैं उनको ब्रेक डाउन करके वो निकालता है। यही डाइजेस्टिव सिस्टम का काम होता है। और फिर जितने इसमें भी वेस्ट मटेरियल बचते हैं उनको फिर एक्सक्रीट आउट करने का काम भी करता है, यानी कि जो सॉलिड वेस्ट होता है उसको एलिमिनेट कर देता है बॉडी से। नेक्स्ट है हमारा यूरिनरी सिस्टम। इसमें आ जाते हैं किडनी, यूट्रस, यूरिथ्रस, यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरिथ्रा। ये जो हमारा है किडनी, ये काम करता है, प्रोड्यूस करता है, स्टोर करता है, एलिमिनेट करता है यूरिन का, सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है। और फिर कई सारे वेस्ट मटेरियल का भी ये रेगुलेट और एलिमिनेट करता है। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आ जाता है गोनाइड्स। गोनाइड्स में दोनों आते हैं, यानी कि टेस्टिस्ट और ओवरी। टेस्टिस्ट हो जाता है मेल के लिए और ओवरी जो होता है वो फीमेल में पाया जाता है। फिर या फिर इससे मिले एसोसिएटेड आर्गन, इससे मिले हुए या इससे मिलते जुलते आर्गन्स। इसका काम होता है जो गोनाइड्स होते हैं, यानी कि जो मेल में पाए जाते हैं उसमें स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, और जो फीमेल में पाए जाते हैं वो ये प्रोड्यूस करते हैं। तो ये दोनों हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस का मतलब ये है कि हम कैसे पता करेंगे कोई चीज़ निर्जीव है कि सजीव है, यानी कि लिविंग है कि नॉन लिविंग है। तो उसके लिए ये सब बेसिक लाइफ प्रोसेस दिया गया कि कोई अगर लाइफ होगा तो ये सभी प्रोसेस उनमें होंगी। जैसे कि सबसे पहला मेटाबॉलिज्म, अगर कोई लिविंग थिंग्स होगा तो उसमें मेटाबॉलिज्म होगा ही होगा। जैसे कि मेटाबॉलिज्म को एक नाम से भी और जान सकते हैं कि जैसे कि अगर इसका डिफिनीशन पता करना चाहेंगे लाइन में तो इसको बोल सकते हैं द सम टोटल केमिकल रिएक्शन अकर इन आवर बॉडी इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, दो चीज़ इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैटाबॉलिज्म और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म। नेक्स्ट हमारा है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस से मतलब ये समझ सकते हैं हम कि हमारी बॉडी जो है या उसकी बॉडी की एबिलिटी कैसी है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स करने में। जैसे कि द बॉडी एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड चेंज द इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे कि अगर मान लीजिए हमारा हाथ कहीं हीट पर टच होता है या कोई हीट गर्म चीज़ हमारे हाथ पे अगर टच हो रही है तो हमारा बॉडी इसको कैसे रिस्पॉन्स कर रहा है। अगर मान लीजिए अगर आप कहीं गर्म चीज़ टच करते हैं तो हमारा रिस्पॉन्स यही होता है कि तुरंत हम उसको हटा लेते हैं, तो यही होता है रिस्पॉन्सिवनेस। नेक्स्ट है हमारा मूवमेंट। अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसमें मूवमेंट होगा। कुछ जगह पर जैसे कि मान लीजिए जो पेड़ पौधे उसमें मूवमेंट नहीं होता है तो वहाँ पर एक्सेप्शन आ जाते हैं। मूवमेंट से मतलब इन्वॉल्व द फिजिकल मोशन ऑफ द इंटायर बॉडी, यानी कि पूरे बॉडी का मोशन होना है, या फिर किसी एक आर्गन का इंडिविजुअल आर्गन, जैसे कि मान लीजिए किसी हाथ पैर का नीचे ऊपर करना, मूवमेंट करना, या फिर किसी सिंगल सेल्स का, या फिर पूरा स्ट्रक्चर लोकेटेड इनसाइड द सेल। नेक्स्ट हमारा ग्रोथ। अगर कोई लिविंग थिंग्स है तो वो ग्रोथ करेगी ही करेगी।
जैसे कि मान लीजिए ग्रोथ इन द सेंस द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग बॉडी साइज, उसके बॉडी साइज में इंक्रीज होगा। एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल में भी इंक्रीज होगा। जैसे कि अगर हम ह्यूमन या एनिमल की बात करें तो इनका जो होता है ग्रोथ एक समय तक ही निश्चित होता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई 25-30 साल का हो गया तो उसके बाद उसकी ग्रोथ नहीं होती, उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन जो उनका सेल होगा उनकी सेल में रिपेयर होगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई सेल की डेथ होती है तो उसका रिपेयर होगा, तो ये भी ग्रोथ में ही आता है। लेकिन अगर मान लीजिए हम प्लांट की बात करें तो प्लांट का जो होता है वो थ्रू आउट इंक्रीज करता रहता है उसके साइज में, अगर प्लांट की बात करें तो हम। नेक्स्ट हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब ये होता है कि हमें अपने ही जैसे किसी चीज़ की उत्पत्ति करना या प्रोड्यूस करना, यही आता है रिप्रोडक्शन का काम कहलाता है। जैसे कि अगर ह्यूमन है तो ह्यूमन ही पैदा करे, बच्चे पैदा करे, वही होता है रिप्रोडक्शन। अपने ही इंडिविजुअल को, अपने ही जैसे किसी चीज़ को या किसी इंसान की उत्पत्ति करना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है। नेक्स्ट हमारा होमोस्टेसिस। इसमें आप अगर अलग अलग करके पढ़ेंगे तो इसमें दो शब्द आपको मिलेगा। होमो, होमो का मतलब होता है एक समान, ठीक है, और स्टेसिस का मतलब होता है रुके रहना या निरंतर या उसी पर स्थित रहना। स्टेसिस का मतलब होता है रुके रहना। तो जो हमारा होमोस्टेसिस होता है, होमोस्टेसिस एक टर्म है जो कि हमारे बॉडी के लिए यूज़ किया जाता है कि अगर मान लीजिए हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा हीट हो जा रही है तो उसका काम होता है कि स्वेट को प्रोड्यूस करके हमारी बॉडी को उसको नॉर्मल टेम्परेचर में लाना, ठीक है। अगर मान लीजिए हम शुगर खा रहे हैं तो इंसुलिन का काम ये होगा कि जो शुगर हमारे ब्लड में बढ़ा हुआ है, इंसुलिन का काम होगा कि इसको कम कर देना, यानी कि जो ग्लूकोज है इंसुलिन उसको कन्वर्ट करके एनर्जी में कन्वर्ट करके जो ग्लूकोज का लेवल है उसको कम कर देना, यही हमारा होता है होमोस्टेसिस, यानी कि इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन किए रखना, वही कहलाता है होमोस्टेसिस। होमो मतलब एक समान, स्टेटिस मतलब बनाए रखना या रोके रखना। इससे ये हमारा दो टाइप हो सकता है। सबसे पहला होता है यानी कि फीडबैक मैकेनिज्म पे ये काम करता है। पहला होता है निगेटिव फीडबैक जो कि मोस्ट कॉमन, जैसे कि मान लीजिए अगर हमारा बॉडी किसी तरह से हीट हो रहा है तो जो बॉडी हमारी स्किन है वो स्वेट प्रोड्यूस करके इवेपोरेशन करके हमारी बॉडी को ठंडा कर देगी या फिर हमारे बॉडी के नॉर्मल टेम्परेचर पर ले आएगी। ये होता है हमारा नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। और दूसरा होता है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ये होता है कॉमन। जो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म होता है ये होता है रेयर, और जो हमारा नेगेटिव होता है ये कॉमन होता है। जैसे कि अगर कहीं हीट हुआ, बॉडी हमारी गर्म हो रही तो उसको नॉर्मल करना, अगर ठंडी लग रही तो उसको नॉर्मल करना थोड़ा हीट प्रोड्यूस करके। और ये जो हमारा होता है पॉजिटिव फीडबैक ये रेयर होता है। जैसे मान लीजिए किसी एक स्टेप या किसी पूरे इवेंट को, यानी कि फिजियोलॉजिकल इवेंट के पूरे होने के बाद होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई औरत प्रेग्नेंट है तो उसका एक होता है लास्ट समय कि उसको चाइल्ड बर्थ देना होगा, तो उस समय में जो उनकी सर्विस होती है उसको स्ट्रेच करना, यानी कि ऑक्सीटोसिन रिलीज करके उसको थोड़ा स्ट्रेचिंग में मदद करना कि चाइल्ड बर्थ होते समय दिक्कत ना हो, ठीक है, अनटिल द बेबी इज़ बॉर्न। फिर उसके बाद ये बंद हो जाएगा, फिर नहीं होगा ये। अगर किसी मान के चलिए कि इवेंट का होता है, ये रेयर होता है। दूसरा है ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग भी हरदम नहीं होता। मान लीजिए अगर कहीं इवेंट यही होता कि किसी समय पर भी होना या लंबे समय के बाद होना, इवेंट यही होता है जो निश्चित समय पर ना हो, कॉमन ना हो, रेयर केस में होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर कहीं आपका हाथ कट गया तो वहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है, तो ये भी रेयर ही होता है। जो हमारे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं वो सभी तुरंत उनको क्विकली सील करते हैं उनको घाव को, और फिर ब्लड क्लॉटिंग को बंद कर देते हैं, ब्लड जो बह रहा होता है उसको रोक देते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। ये हमें जान लेना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अगर कहीं पर दिया है कि एंटीरियर पोस्टीरियर क्या होता है या फिर एंटीरियर पाया जाता है पोस्टीरियर पाया जाता है तो हमें जानना ज़रूरी होगा, नहीं तो हम बाद में हमें दिक्कत होगी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सुपीरियर क्यों होता है। सुपीरियर अगर मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर हेड है, ये टेल है हमारा, तो सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर, यानी कि सुपीरियर बोला जाता है कि जो सबसे ऊंचाई पर हो। तो वहाँ पर अगर कोई चीज़ हेड की तरफ है तो उसको बोलते हैं सुपीरियर, ठीक है। अगर कोई चीज़ नीचे की तरफ हो तो उसको बोलते हैं इन्फीरियर। यहाँ पर अगर यानी कि फुट की तरफ, टुवार्ड द फीट आर लोअर पार्ट, यानी कि लोअर पार्ट या आपके पैरों की तरफ, उसको बोलते हैं इन्फीरियर। दूसरा है एंटीरियर। एंटीरियर का मतलब हो जाता है जैसे मान लीजिए हमारा बॉडी है, ये बॉडी है, ये सब हाथ हैं, तो अगर एंटीरियर का मतलब ये हो रहा है कि फ्रंट पे, यानी कि आपका जहाँ पर चेस्ट है या स्टर्नम, उसको बोलते हैं एंटीरियर, या फिर जिसको बोलते हैं स्टर्नम को ब्रेस्ट बोन बोलते हैं।
फिर अगर मान लीजिए पोस्टीरियर की बात कहीं कर रहा है, अगर पोस्टीरियर टर्म दिया गया तो उससे हम समझेंगे कि पीछे, यानी कि आपके पीठ के साइड, बैक साइड या बैक ऑफ द बॉडी, ठीक है। फिर हो गया मीडियल, मीडियल का मतलब हो गया कि मिडिल लाइन पे, मीडियल से ही आप समझ लिए, ऐसा लग रहा है कि मिडिल से, ये मीडियम से ही शब्द ये बना हुआ है, तो मीडियल अगर कहीं लिखा है तो आप लोग को कॉमन सेंस है ये आपको लगाना कि अगर ये हमारे मिडिल लाइन की ही बात कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा लेटरल, लेटरल का मतलब होता है अवे फ्रॉम द मिडिल लाइन। जैसे कि मान लीजिए जो हमारा हाथ होता है, दोनों हाथ होते हैं, जैसे ये मान लीजिए बॉडी है हमारी ये, तो अगर हाथ की बात होगी, अगर बॉडी मिडिल लाइन से अगर कोई आसपास से बाहर जाती है लेफ्ट राइट, तो उसको बोलते हैं लैटरल, ठीक है। फिर हो जाता प्रॉक्सिमल, प्रॉक्सिमल यानी कि नियर टू द पॉइंट ऑफ अटैचमेंट लिम्ब, यानी कि लिम्ब के पास कोई अगर अटैचमेंट है तो उसको बोलते हैं प्रॉक्सिमल। इसमें दिया गया एग्जांपल में द एल्बो इज प्रॉक्सिमल टू द रिस्ट। फिर नेक्स्ट हमारा डिस्टल, फार्दर फ्रॉम द पॉइंट अटैचमेंट, यानी कि अटैचमेंट से थोड़ा दूर या हाथ से थोड़ा दूर, जैसे कि हमारा फिंगर आ जाता है, ये शोल्डर के हमारे डिस्टल होता है, यानी कि दूर होता है, थोड़ा अटैचमेंट के थोड़ा दूर होना। फिर दूसरा है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है एकदम ऊपर, सुपर हो गया, सुपरफिशियल से आप यही समझे कि एकदम से ऊपरी भाग की बात हो रहा है, सुपरफिशियली ही बात किया जा रहा है। जैसे कि एग्जांपल इसमें आ जाता है स्किन, स्किन जो हमारा होता है वो सुपरफिशियल होता है, किसका सुपरफिशियल होता है, मसल्स का। नेक्स्ट हमारा है डीप, डीप से तो आप लोग समझते हो, डीप मतलब कि गहराई, ठीक है। या फिर अवे फ्रॉम दी सरफेस, यानी कि इंटरनल में जाना, सरफेस से अवे यानी कि सरफेस से दूर जाना, दूर जाने का मतलब ये हो कि अंदर की तरफ दूर जाना, इंटरनल। जैसे एग्जांपल में आ गया द रिब्स आर डीप टू द स्किन, यानी कि जो रिब्स हमारा होता है वो स्किन के डीप में होता है। नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमिकल प्लेन्स, यानी कि हमारे कितने प्लेन्स हो सकते हैं, सेक्शंस या प्लेन्स। उसमें हो जाता है आपका सैगिटल प्लेन, सैगिटल प्लेन अगर कोई बॉडी हमारी जो है वर्टिकल प्लेन में राइट और लेफ्ट साइड में उसको डिवाइड कर दे रही है, जैसे कि मान लीजिए हमारा बॉडी है, अगर यहाँ से कोई बॉडी ऐसे ऐसे करके अलग की जा रही तो उसको बोलते हैं सैगिटल प्लेन, सैगिटल प्लेन। फिर हमारा फ्रंटल प्लेन, वर्टिकल प्लेन डिवाइडिंग द बॉडी इंटीरियर फ्रंट और पोस्टीरियर बैक में, अगर दोनों आगे पीछे से बीच में से डिवाइड कर दे रही तो उसको बोलते हैं फ्रंटल। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्सल, यानी कि अगर कोई चीज़ हॉरिजेंटल या फिर एक्सिस के प्लेन पर अगर अलग कर दे रही, जैसे कि अगर सुपीरियर अलग हो जा रहा है और इन्फीरियर लोअर पोर्शन हो जा रहा है, जैसे कि हमारा ये बॉडी है, अगर यहाँ से अलग कर दिया जा रहा है तो यही होगा हमारा ट्रांसवर्स। नेक्स्ट हमारा ऑब्लिक प्लेन, पास थ्रू द बॉडी एट एंगल एनीथिंग अदर देन 90 डिग्री, यानी कि 90 डिग्री के अलग कोई अगर होगा तो वो होता है ऑब्लिक प्लेन। नेक्स्ट हमारा है एनाटॉमिकल टर्म ऑफ मूवमेंट, जैसे कि आ जाए फ्लेक्शन, फ्लेक्शन यानी कि जब अगर हम एल्बो है हमारा उसको हम बेंड कर रहे हैं, ऐसे एल्बो यानी कि ये, ठीक है, हाथ में, अगर इसको हम बिटवीन, देखिए डिक्रीजिंग द एंगल बिटवीन टू बोन्स, यानी कि जैसे हाथ अगर को हम मोड़ रहे हैं इसको, इस अगर हम मोड़ेंगे तो इन दोनों बीच में हाथ के एंगल हमारा कम हो गया, यानी कि बेंड हो रहा है एल्बो हमारा, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्शन। दूसरा है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन से ऐसे समझ में आ रहा है कि एक्सटेंशन यानी कि बढ़ाया जा रहा है। देखिए अगर यही हमारा एल्बो है, अगर इसको हम बढ़ा रहे हैं ऐसे दूसरे बाहर की तरफ ले जा रहे हैं तो जो एंगल हमारा वो बढ़ेगा, इसको बोलना है एक्सटेंशन। देखिए स्ट्रेटिंग द नी, यानी कि घुटनों को अगर हम स्ट्रेट कर रहे हैं तो वो आ जाता है हमारा एक्सटेंशन में। दूसरा है एबडक्शन, एबडक्शन का मतलब हुआ कि मूविंग अ लिम्ब अवे फ्रॉम द मिड लाइन, यानी कि मिड लाइन से अगर हम लिम्ब को, लिम्ब यानी कि हमारा हाथ या पैर आ जाता है, लिम्ब को अवे फ्रॉम मिड लाइन से दूर ले जाना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एबडक्शन। दूसरा है एडक्शन, एडक्शन से ये समझ लिए कि एड हो रहा है, ठीक है, मूविंग अ लिम्ब टुवार्ड द मिडिल लाइन, मिडिल लाइन हमारा ये हो गया, अगर हम अपने हाथ को इस तरफ लेकर आ रहे हैं, जो ये हाथ यहाँ मिडिल लाइन की तरफ लेकर आ रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा एडक्शन। एडक्शन से यहाँ आप ये ध्यान रखिएगा एड हो रहा है, यानी कि जो हमारा मिडिल लाइन हो उसी की तरफ हम ले जा रहे हैं, टुवार्ड दी, यहाँ पर लिखा हुआ टुवार्ड दी मिडिल लाइन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है सुपीनेशन, सुपीनेशन का मतलब होता है कि टर्निंग द पाम, कि अगर हम अपने हथेली को ऊपर की तरफ ले जा रहे हैं तो उसको हो जाता है टर्निंग द पाम। जैसे कि ये देखिए अगर हम कोई सूप या ऐसे हाथ, ये मान लीजिए हमारा पाम है, ठीक है, ये ऐसे ऐसे करके अगर ऊपर की तरफ हथेली ले जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं सुपीनेशन, यानी कि लाइक होल्डिंग अ कप, अगर हम कप को होल्ड करेंगे तो हमारा हथेली ऊपर की ही तरफ होगा ना, तो उसी को बोलते हैं सुपीनेशन। अगर
फिर नेक्स्ट हमारा प्रोनेशन, टर्निंग द पाम डाउनवर्ड या बैकवर्ड। अगर यही हथेली को हम इस तरफ घुमा लेते हैं, यानी कि इसे इसको पलट लेते हैं, तो हो जाता हमारा प्रोनेशन। ठीक है, इसमें आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।